नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज हम यहाँ पर सभी हमारे पल्लीवाल स्टार्स के बारे में वार्ता करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा पल्लीवाल समाज एक ऐसा समाज है जिसमें हमारे जैन धर्म की सभी आमनाएं, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, उसके स्थानिकवासी, उसके जिनका चालू अपना अनम्यूट कर लें। सभी लोग अपना अपना जो कैमरा है उसको अनम्यूट कर लीजिए ताकि कोई भी एक्स्ट्रा आवाज नहीं आवे। ऐसा समाज इसमें सभी तरह के जैन का सारी आमनाएं यहाँ पर हैं। गांवों से निकला हुआ हमारा समाज है जो आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और बाहर, जयपुर के इंडिया के बाहर भी आज हमारी ग्रोथ है। सब जगह हमारे जान पहचान है, हमारे लोग वहां पर रह रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, कला क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आज हमारे लोग बहुत छाए हुए हैं। अपने अपने क्या बोलते हैं, अपनी प्रतिभा से आज सभी जगह अच्छे अच्छे जगह पर विराजमान है। पुरानी पीढ़ी के अनुभवों का लाभ लेते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 साल से कोरोना की वजह से हम आपस में कोई भी संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे, कोई वार्ता नहीं कर पा रहे, कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। अतः मेरा मन हुआ कि आज हम यहाँ पर हमारे जो पल्लीवाल स्टार्स है, पल्लीवाल रत्न है, पल्लीवाल के सिमटते सितारे हैं, उनके साथ में एक टॉक शो करें जिसका लाभ हम सबको मिले। संवादहीनता जहां पर हो जाती है वहां संवेदनशीलता भी खत्म हो जाती है। अतः संवादहीनता को दूर करते हुए इस कोरोना काल में हम हमारे जो अग्रणी प्रमुख लोग हैं उनके अनुभवों का फायदा हम यहाँ पर उठाएं। तो आइए आज हमारे टॉक शो हम आरंभ करते हैं। आज के हमारे जो सितारे हैं, जो ने सितारे का नाम दिया है, सबसे पहले है श्रीमान दीनदयाल जी जैन, जो कि अध्यक्ष हैं श्री लब्धि विक्रम राजेश्वरी जैन गौशाला समिति के। अपने जीवन में बहुत उन्होंने विषमताएं देखी हैं और आज उसे विषमता को देखते हुए, वो पार करते हुए बहुत अच्छी जगह पर है। दूसरे हैं श्रीमान आरसी जैन साहब, जिनके बारे में क्या कहें। आज कई सारी चीजों को छोड़ करके, कई सारी, जब पीछे मुड़ के एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितनी सारी चीजें नजर आती है वहां पर उनको, और उन सबको दूर करते हैं आज इस उम्र में भी वो पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। स्वागत है उनका भी। तीसरे हैं श्रीमान राजेंद्र जी जैन साहब, जो कि अखिल भारत श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल महासंघ के अध्यक्ष हैं और बहुत अग्रणी कारोबारी हैं, कई सारी संस्थाओं जुड़े हुए हैं। चौथे हैं डॉक्टर मनीष कुमार जी जैन, जो हमारे युवा हैं। और आज कोरोना वैक्सीन की हम बात करते हैं तो राजस्थान में पायोनियर है, सबसे पहले उन्होंने कोरोना की वैक्सीन का यहाँ पर टेस्टिंग का काम चालू किया था। तीसरे में है, पांचवें है श्रीमान राजीव रतन जी जैन साहब, जो कि श्री अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और छठे हैं श्रीमान मनोज कुमार जी जैन साहब, जो कि श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो ये 6 सितारे आज हमारे हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले मैं श्री दीनदयाल जी जैन साहब से कार्यक्रम का आरंभ चालू करता हूँ। दीनदयाल जी जैन साहब, सबको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि मेरे पिताश्री हैं, मेरे सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक मेरे गुरु हैं। और एक मिनट जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ महेश जी, जी सर। कि ये सब अपने अपने माइक डाउन कर लें, जो बोल रहा हो उसका ही माइक ऑन रहे तो हाँ, मैं डिस्टरबेंस सभी नहीं लोगों आएगा। से निवेदन करता हूँ कि सब अपना म्यूट कर लीजिए माइक अपना। जो जिसका नाम ले वही अपना माइक अनम्यूट करें, बाकी सारे आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना माइक को
म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन रखिए, माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से म्यूट कर सकते हैं क्या अपन? ठीक है, म्यूट कर दिया। सबसे पहले मैं आदरणीय दीनदयाल जी से का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। किसी का और का माइक भी म्यूट है, यहाँ चालू है क्या? आपने बहुत ही अच्छी और बुरी परिस्थितियां देखी हैं। पहले किसी जमाने में आप बहुत अच्छे परिवार, बहुत पैसा हुआ करता था, फिर गरीबी आई, और आज पूरा भरा पूरा परिवार के साथ में पूरा नाम शोहरत आपके पास में है। कैसा देखते हैं आप इस सब चीजों को, आदरणीय दीनदयाल जी साहब? आप ऐसा अनुभव बताइए कि हम सबको आज कोरोना काल में आपसे प्रेरणा मिले, सीखने को मिले, समझने को मिले, और हम निराशा छोड़ करके, जो निराशा का वातावरण बना हुआ है उसको छोड़ करके एक सकारात्मक रंग के साथ में हमारा जीवन जिए। आदरणीय दीनदयाल जी साहब। सबों को जय जिनेंद्र। मेरा जीवन विविधताओं से भरा हुआ था, लेकिन एक ही सोच सकारात्मक थी कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। परिवार बहुत निर्धन स्थिति में था। मेरी एक लगन थी, मेरे सारे भाइयों को, मुझे एक लगन है। मतलब मनुष्य में अगर सकारात्मक सोच होगी ना तो सारे रास्ते बनते चले जाते हैं। जयपुर आया, जयपुर में सर्विस की 70 रुपये महीने में, फिर सोचा कि इस परिवार का क्या बन। तो सोच अगर सकारात्मक है और कर्मशील आदमी है तो निश्चित ही ये मान के चलो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। काम करते करते सुपत्र मेरे भाई रहे, सुपत्र ही मेरी श्रीमती मिल गई, सुपुत्र ही मेरे सुपुत्र मिल गए, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक बढ़ा दिया। तो अगर कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रहेगी, पुरुषार्थ करेंगे, तो निश्चित मानो उनको उसी तरह से रास्ते बनते चले जाएंगे। आज के कोरोना काल में आदमी, मैं आपको 1 मिनट सुनो महेश जी, सबसे 1% आदमी मर रहा है ना, 1% से ज्यादा आदमी नहीं मर रहा, लेकिन 50% आदमी दहशत में दहशत हो रही है, दहशत। 25% आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सोच सकारात्मक नहीं बन रही है। ये सबसे बड़ा बढ़िया बीड़ा उठा है। मैं आपको सही बताऊं, आप एक बात सोचो कि जीवन में क्या हमारे 100 वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे कि 10 आदमी थे परिवार में, 2 आदमी है, ऐसी ऐसी महामारी आई है पहले। अभी तो ये महामारी कुछ भी नहीं है, अभी तो ये महामारी दहशत की है। ये मीडिया ने महामारी बना दी और किसी ने महामारी। अब आप सुनो, समाचार आते हैं कि उनका देहांत हो गया, एकदम सोच लेते हैं ये कोरोना नहीं हो गया, जबकि उनका बेचारों का किसी के कैंसर था। मैं जानता हूं जिनका देहांत, उनको 6 साल से कैंसर है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन एक माहौल इतना, इस माहौल से हमको दूर जाना है और इस माहौल को हमें निकलना है। इससे हमको एक ही चीज समझनी है कि जो कुछ होना है वो तो होके रहेगा। वो तो जब भी होके रहेगा, कोरोना नहीं था जब भी होके रहता था। इसमें इतने घबराने की बात, हाँ अपनी सुरक्षा रखो, गाइड से रहो, जैसे सबों का संदेश है, ये मास्क लगाते रहो, 2 गज दूरी से रहो, हाथ धोते रहो, ये सारे काम करते रहो, लेकिन इसके साथ में ही सकारात्मक सोच रखें। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने जो जीवन में कठिनाइयां देखी, उन सब से कैसे आप इतना कर पाए कि गरीबी अवस्था के बाद में सारे अपने कर्तव्य निभाए और उसके बाद आज यहाँ तक आए? क्या आपके पास में चीज थी, क्या आपने उस चीज का कैसे फायदा लिया? मैं तो लगा रहा, मुझे जो भी काम मिला, मैंने लेबर सप्लाई का मिला, मैंने लेबर सप्लाई करी। तेल मिल लगाने का काम आ गया, तेल मिल लगाई। मैं पीछे हटके नहीं, मतलब मेरे साथ में जो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जो भी मैं काम करता रहा वो बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, चलता रहा, धीरे धीरे रास्ते बनते गए। और पता नहीं क्यों और कैसे प्रभु ने करवाया है, जिस काम में भी हाथ डाला ना, वो हाथ काम भी चित्त पड़ता गया, काम भी करता रहा। मतलब एक लगन जिसको कहते हैं ना, सच्ची लगन, सच्ची सोच।
हर एक के प्रति सच्ची भावना। परिवार के साथ में भी 100-200 लोग तो ऐसे मेरे साथ में जुड़े हुए थे जिनकी भावना इस तरह की थी, उनकी कुछ न कुछ कमा करके मदद ही करता था। ऐसी एक सोच बन गई थी और वो सोच मेरी पूरी पड़ गई और उसी सोच से धीरे धीरे हर से निकल करके व्यापार लगाया, व्यापार बढ़ाया। फिर मेरा स्टाफ भी मुझे अच्छा मिला, मेरे भाइयों ने भी कुछ मेरा मैं साथ, फिर इसके बाद में मेरे बच्चे हो गए, उन्होंने मेरा साथ दिया। इस तरह से आदमी लगन अगर ईमानदारी से सच्ची रखे, सोच सकारात्मक रखे, किसी की प्रति दुर्भावना। अब मेरे तो क्या है कि काम चल रहा है, आरसी जैन साहब ने ही मेरी मदद कर दी कई बार, क्योंकि ऐसी शिखरचंद जैन जितने भी हमारे RS-IAS हुए थे, हर एक मुझे चाहने लग गया। वो चाहे तो मेरी लगन की वजह से, चाहे मेरे ईमानदारी की वजह से, और वो सारे काम होते चले गए। तो सही बात है। आदमी लगता, लगन सबसे बड़ी चीज है। मतलब कहने आपको का तात्पर्य है कि अब जिस भी काम में लगे उसमें लगन से लगे रहे। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय दीनदयाल जी साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब भी केंद्र या राज्य सरकारों की वर्कशॉप हुआ करती थी ऑयल मिल में, तो वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देने, क्लास लेने, ये अपने चित परिचित अंदाज की ड्रेस, चाहे धोती, कुर्ता, गमछे के साथ में वहाँ क्लास लेने जाया करते थे। और क्लास लेने वाले जो आते थे, वो सारे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, MBA PhD तक के वो वहाँ पे लोग हुआ करते थे। लेकिन हमारे पिताजी जो सामने बैठे हैं दीनदयाल साहब, वो उनकी क्लास लेने जाते थे। कैसा लगता था आपको साहब? कैसा आपने मैंने ये सारे साइंस की, MBBS की सारी, इसके अलावा सरकार में भी जनता, आपको पता है मैं राजस्थान ऑयल इंडस्ट्रीज के उससे, मुझे क्या गया? कोई भी CM हो बुलाता था, मुझे एग्रीकल्चर के बारे में, सरसों उत्पादन के बारे में मुझे पूछता था। मैं सबको ये जो सेल्समैन वालों को तो मैं ट्रेनिंग देता था कि आपको, क्योंकि अनुभवों के आधार से मैंने इंजन में काम किया था, उसको कैसे सेल्स बढ़ाई, और मैं तो उन आधार पर मैं उनसे, और वो बेचारे मेरी इतना मानते थे। और सारे आज कम से कम 200 आदमी मेरे द्वारा ट्रेंड किए हुए, कोई 2 लाख रुपए महीने का, कोई 1 लाख रुपए का, कोई 50,000 में कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, 200 आदमी। और हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन कम से कम 50 टेलीफोन तो मेरे पास आ जाते हैं, बाबूजी आप ठीक हो ना, मैं इसी में खुश हूँ, उनकी उन्नति देख के खुश हूँ। सोच ही सकारात्मक। अब मेरा सबसे समाज में भी सब मुझको अंदरूनी बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि मैं हर एक के लिए समर्पण हूँ, जितना जिसका बन जाता है, और मुझे हर कोई समर्पण है। एक अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करने से ही सारा काम मतलब जो है सीधा हो जाता है। मैं एक 4 लाइन कहता आया था महेश, वो 4 लाइन आ गई। जी साहब। आदमी की शक्ल से देख के डर रहा है आदमी, मैं 20 साल से कहता था। और आदमी लूट रहा है आदमी, और आदमी मर रहा है और मार रहा है आदमी। अब देखो क्या कर रहा है ये आदमी, क्या बात भगवान है, ने क्या बात है। दिखा दिए। और मैं कई चीजों में, अभी कोरोना काल में मैं तो, इन कर्णधार हैं ये मेरे RC जैन साहब हैं, राजेंद्र जी हैं, आज हमारे समाज के कर्णधार हैं। मैं तो इनसे एक महीन बात देखिए, इस कोरोना काल में कई घर बड़े अजीब स्थिति में आ गए हैं, और अपन को ये देखना पड़ेगा कि अपन उनको सहारा तो देंगे ही। कोई विधवा पेंशन दे रहा है, कोई पढ़ाई के लिए दे रहा है, वो तो पहले से देते आए, अब भी देते रहेंगे। लेकिन ध्यान पूर्वक ये देखना चाहिए अपन को कि ये भूखा तो नहीं सो रहा है। फिर उसको हमेशा नहीं देना चाहिए, उसको पुरुषार्थी बनाना चाहिए। मतलब उसको रोजगार कैसे, वो घर कैसे रोजगार से संपन्न हो, कैसे आत्म स्वाभिमान बने वो, उसकी भी हमको तैयारी करनी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपन को बस गहरा, और ऐसे कोई 10-50 ही घर होंगे कुछ मेरी निगाह में। मैं अपने तरीके से तो महेश कर भी रहा हूँ, 2-4 लोगों को कर रहा हूँ जो तुमको भी पता नहीं है वो, लेकिन समाज के द्वारा, संघ के द्वारा किया हुआ काम बहुत सफल है। ठीक है, बहुत पर्सनल तो बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय श्री दीनदयाल साहब। बहुत आपने चीज़ें
बताइए कि लगन के साथ में अगर हम काम करते रहें तो कोई भी राह आप पूरी कर पाओगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। और पुरुषार्थ करते रहें, सामने जितनी मदद अगर हम दे सकते हैं हमारे अनुकूलता पूर्वक मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे जो स्टार हैं, आदरणीय श्रीमान आर.सी. जैन साहब, मैं बारंबार वंदन करता हूं उनको। उनका जो नाम मैंने लिखा मैसेज में, वो मैंने लिखा हुआ है स्वप्न दृष्टा। उनका जो मैंने एक दिया है स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखते हैं और स्वप्न को पूरा कैसे करते हैं, आज हम उनसे जानेंगे। जितना मैं उनसे परिचित हूँ, मैंने को उनसे काम करने का, उनके साथ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरी काम को लगन से करना। जैसे मुझे मालूम चला कि बचपन में ही उनके शायद मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, कि उनके पिताजी का साया उनके ऊपर से उठ गया। जैसे मैंने मेरे सबसे पहले बोला कि मेरे पिताजी मेरे गुरु थे, लेकिन वो पिताजी के बगैर चले और आज यहाँ पर हैं। जितना मैं उनके जीवन में देख पाता हूँ, उन्होंने कितना काम किया होगा। हम तो उनसे 5 साल, मैं तो 6 साल पहले जुड़ा हूँ। कितना काम उन्होंने किया होगा, ये शायद वो अच्छे शब्दों में हमको, प्रेरणादायक शब्दों में बताएं कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने काम किया, कितनी संस्थाओं से जुड़ करके उन्होंने समाज को और अन्य संस्थाओं को आगे से आगे लेके समाज हित में, मानव हित में काम किया। आदरणीय जैन साहब। धन्यवाद महेश जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं संक्षेप में अपना बताऊं तो मैं चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था जी। मैं जब पैदा हुआ था 1946 में, तो मेरे फादर उस समय मजिस्ट्रेट हुआ करते थे करौली जी। स्टेट में। और वो वैसे बड़े छोटे से गांव से निकले थे, संजा का नगला एक उसमें है अपने मथुरा जिले में गांव। जी। लेकिन क्योंकि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी और आने जाने के लिए आगरे से नाव से आना पड़ता था, कैलाश से। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई करी वहाँ पे, एमए एलएलबी की डिग्रियां प्राप्त की आगरा से। और मेरी सूचना के अनुसार वो समाज के पहले एमए एलएलबी थे। क्या बात है। फिर उन्होंने वकालत शुरू करी और उसके बाद उनकी शादी करौली हुई। और मुझे तो ज्ञात नहीं है, पर कहीं उनका इंट्रोडक्शन हुआ और उनको करौली राज्य ने मजिस्ट्रेट बना दिया, तो वो वहां सेटल हो गए। अच्छा सब कुछ चल रहा था, राजस्थान बना, उनके स्थानांतरण भी हुए, 1.5-2 साल जयपुर में भी पदस्थापित रहे। और सन 52 में वो पदस्थापित थे अपने टोंक जिले में। और अचानक एक दिन कोर्ट से आते हुए रास्ते में ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। परिवार चौराहे पे आ गया। उस समय ना कोई फैमिली पेंशन का कानून था और ना कोई कंपेशनेट ग्राउंड पर नौकरी का कानून था। राजस्थान बना ही था, 2-4 साल ये हुए थे, 52 फरवरी की बात है। तो बिल्कुल परिवार चौराहे पे आ गया, आय के स्रोत शून्य हो गए। मेरी मदर बताती थी कि उस समय उनको 4,000 रुपए ग्रेचुइटी के जरूर मिले थे मेरी फादर की सेवा के एवज में, बाकी पेंशन कोई नहीं मिली। तो उससे कुछ उनको निवेश करके 40 रुपए या कुछ ऐसा ब्याज आता था, और बाकी वो अपनी मेहनत करके हमको पालती थी। टाई एंड डाई का जो काम होता है ना, पोमचा जिसको बोलते हैं हमारी जी। जी। तरफ, जी। जी। तो जी। वो जो पैटर्न बना के देते हैं उनमें वो बांधते रहते हैं धागा। तो रात में 10 बजे तक वो उसको उससे बांधती रहती थी, लालटेन की रोशनी में, क्यों घर में बिजली भी नहीं थी। क्या बात है। और दिन में ज्यादातर वो खादी भंडार से हम पूनियां लेके आते थे सूत की, और चरखा काट के उसको सूत बना के हम फिर थोड़े बड़े हो गए तो हम जाते थे बेचने, नहीं पहले और किसी के माध्यम से भिजवाती थी, तो उसका कुछ मेहनताना मिल जाता। इस तरह की मेहनत करके मेरी माँ ने मुझे पाला। क्या हम बात है। 6 बहन भाई हैं, 5 बहनें हैं, मैं अकेला हूँ। 2 की शादी पिताजी के टाइम पे हो गई थी, सबसे बड़ी वालों की। लेकिन 4 बच्चे हम उस समय थे। सबसे बड़ी बहन 11 साल की थी, मैं 5.5 साल का था। तो यूं करके उन्होंने कैसे पाला उसको मतलब विजुलाइज करना भी संभव नहीं। लेकिन कभी उन्होंने हमको ऐसा नहीं लगने दिया कि कोई कमी है। कभी जरूरत पड़ती थी तो फादर को, क्योंकि उन्होंने नौकरी करी उस समय शुरुआती में
मतलब अर्ली 40s में, तब उनको माँ बताती थी कि 100 रुपए मिलते थे और बाबू को 5 रुपए मिलते थे। तो घर तो 5 रुपए वाला भी चलाता था। करौली में ऐसा कोई खर्चा करने का वो हिसाब किताब ही नहीं था, कभी बाजार से कुछ खरीद के लाओगे या कोई एंटरटेनमेंट में जाओगे, सिनेमा में जाओगे, तो खाली एक वो तांगे से अपनी कोर्ट आते जाते थे, वो खर्चा था। और बाकी खाने का खर्चा था, पहनने का खर्चा था, अच्छे ढंग से रहते थे। और जो पैसा बचता था उससे 20 रुपए तोला सोना उस समय हुआ करता था। तो उन्होंने सोना, तो उनको शौक भी था। प्रशासनिक सेवा में कैसे सोचा सब जानने का, प्रशासनिक सेवा में कैसे आप पहुंचे? प्रशासनिक सेवा में तो एक्सीडेंटल, जैसे मनमोहन सिंह जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, जी जी जी। ऐसे ही मैं भी एक्सीडेंटल आरएस हुआ। क्योंकि मैंने जब एमएससी करी, बीएससी के बाद मेरा एडमिशन हुआ था आईआईटी दिल्ली में। जी तो 11वीं के बाद तो एज कम पड़ गई थी, कुछ कम लिखा दी थी, जिसने भर्ती करा के आया। 5वीं तक स्कूल नहीं गया, 6ठी में सीधा भर्ती हुआ था मैं। तो वहां उस चक्कर में नहीं जा पाए, फिर बीएससी कर ली। बीएससी के बाद आईआईटी दिल्ली एडमिशन हुआ, चला भी गया, मेरी बहन रहती थी वहां पे। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार अब 4 साल यहाँ खराब करने से, घर परिवार की तो स्थिति खराब है, तो एमएससी करते हैं 2 साल। तो मैं एमएससी करने आगरा चला गया। मेरी सबसे बड़ी बहनों आती, खाना रहना फ्री था, स्कॉलरशिप मिल जाती थी, और ट्यूशन करता था, बच्चों को पढ़ाने जाता था। तो यूं करके काम चल रहा था। तो एमएससी कर ली, लेक्चरर लग गए। लेक्चरर में आनंद से थे। और मेरा जो आरपीएससी सिलेक्शन हुआ वो भी 21 साल की कम की एज में हो गया था। तो जो सीनियरिटी लिस्ट बनी कॉलेज की और पॉलिटेक्निक में की फिजिक्स की, उसमें मेरे से 100 नीचे तक कोई सीनियरिटी में, मतलब कम उम्र का नहीं था, मतलब 100 नीचे तक। ऊपर का तो छोड़ दो, कम उम्र का होने के। तो मुझे लगा, मैंने अपने तो आराम से डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन रिटायर होंगे, इसलिए कोई हाथ पैर कहीं मारे नहीं, कोई एडवाइस देने वाला था नहीं। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि पॉलिटेक्निक की सर्विस कंडीशंस बहुत खराब हो गई। हमको वहां से डी कार्डर करके पॉलिटेक्निकल एजुकेशन में जोड़ दिया गया। वहां प्रमोशनल एवेन्यूज कोई नहीं थे, और वो यूजीसी पे स्केल भी नहीं थी, सेकंड रेट लेक्चरर हो गए। उसी समय एक इमरजेंसी रिक्रूटमेंट निकला था आरएएस का, जिसमें मिनिमम एज 28 थी। मैं उस समय करीब 30 के आसपास था। उससे पहले तो आईएएस आरएएस का कभी फॉर्म ही नहीं मंगाया। उसमें बैठे, और हाईएस्ट मार्क्स मेरे थ्योरी में थे आरपीएससी में। उस बैच में 7,000 लोग अपीयर हुए थे। इंटरव्यू में कुछ झगड़ा हुआ मेंबर साहब से जो बैठे हुए थे, तो मुझे उसमें नीचे डाला गया। पर फिर भी मेरी ओवरऑल पोजीशन 4th बन गई, जो 50 लिए थे उसमें। क्या इस बात तरह है। से आरएएस आ गए और प्रमोशन से आईएएस हो गए। तो हमारे एक्सीडेंटल ही है ये, अदरवाइज मेरा तो कोई इरादा था ही नहीं कि मैं आरएएस में आऊंगा। हमारे समाज के प्रथम आईएएस आदरणीय श्रीमान जैन साहब हैं, और डायरेक्ट जो आईएएस बनी है वो गार्गी जी हमारे जो अलवर से थी, वो प्रथम समाज की जो सीधे चयनित हुई है वो आईएएस है। जैन साहब एक चीज बताइए साहब कि आपने बहुत आरएएस संस्था बनाई, आरएएस एसोसिएशन डेवलप करी, उसमें आपने बहुत काम किया। आपने अभी पल्लीवाल जन शिक्षा समिति, मेरे को भी काम करने का आपके साथ में वहाँ पर मौका मिला। कई सारी चीजें आपने, और इस उम्र में भी आप अभी जियो के साथ में, अंबानी जी के साथ में जुड़े हुए हैं। कैसे ये ऊर्जा आप में कहाँ से आती है जो आप इतना काम भी इस समय कर पाते हैं? महेश जी, मेरा ये विचार है कि किसी भी संस्था में पद लेना महत्वपूर्ण नहीं है। पद लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें कुछ काम करें। संस्था को पैसा देना बहुत आसान काम है, अभी जी मुझे देने 5 लाख चेक काट दूंगा। जी, संस्था को समय देना जो है इम्पोर्टेंट है। सही बात है। तो मैं जब बना था आरएएस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, तो मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा देखो, चुनाव उनाव लड़ने की तो मेरी मानसिकता है नहीं, आप चाहते हो और कोई और नहीं लड़ता है तो मैं जिम्मेदारी संभालूं। खैर एक मेरे खिलाफ फॉर्म भरा गया, तो मैंने कहा मैं तो वापस ले लेता हूँ, तू बन जा भाई अध्यक्ष। खैर लोगों ने उनको समझाया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मैं अध्यक्ष बना। मतलब हमारे पास किसी भी स्टेट में पीसीएस की जो होती है ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जैसे अपने जी आरएएस है, कहीं पीसीएस बोलते हैं, कहीं कर्नाटक में केएस बोलते हैं, जी, किसी भी एसोसिएशन की बिल्डिंग नहीं थी। मैंने 9 महीने में बिल्डिंग खड़ी कर दी और सीएम से उद्घाटन।
सीएम ने उस भाषण में यही कहा, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, खन्ना साहब थे, वो बोले खन्ना साहब आईएएस वाले तो पीछे रह गए, देखो जैन साहब ने क्या कर दिया। इसके बाद हमने दूसरी योजना बनाई कि भाई अपने आरएएस लोगों को प्लॉट्स दिलवाए। पहले तो ये लगा कि पता नहीं करीब करीब सबके पास अपना पुश्तैनी मकान भी होता है और कुछ भी होता है, कोई लेना चाहेगा या नहीं। लेकिन हमने कभी देखो, हम कोई हाउसिंग बोर्ड या जेडीए तो है नहीं, इसलिए ये कोई शर्त नहीं होगी कि जिसके पास है उसको नहीं मिलेगा। तो हमने योजना चलाई, 600 रुपए गज में जमीन खरीदी क्या, एमओयू किया था कि 600 रुपए तेरे को देंगे और 90 रुपए जेडीए के चार्जेज और रजिस्ट्रेशन के चार्जेज लगे। तो 690 रुपए गज में 500 के प्लॉट जगतपुरा में दिलाए, जहाँ 3.5 लाख टोटल कॉस्ट आई और उसकी आज वैल्यू 1.25 से 1.5 करोड़ मिनिमम। सभी आरएस को अपने करोड़पति बना दिया, कहने का मतलब। 250 आरएएस और 50 आईएएस वाले आ गए कुछ, जैसे ये अपने तन्मय कुमार जी जो पहले सेक्रेटरी टू सीएम थे, और ये अखिल अरोड़ा जी, और ये बोले था हमको, मैंने कहा यार मैं तो आरएएस का चौधरी हूँ, तो आपसे क्या लेना देना। तो बोले सर हमको भी दिलवाओ। तो मैंने फिर इनसे, मेरे आदमियों से तो लिया था 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन, आईएएस वालों से मैंने कहा तुम 2500 रुपये दो, और उनको भी दिलाए। कहने का तात्पर्य लगन है तो वो ऊर्जा अपने आप आ जाती है, अंदर से लगन होती है। आप लगन होनी चाहिए महेश जी, और एक विजन होनी चाहिए। विजन होना चाहिए, खाली लगन से भी काम नहीं चलता, जैसे मैंने लिखा विजन होना जरूरी है। आपको टारगेट फोकस करना पड़ेगा कि ये टारगेट मेरा है और टारगेट को अचीव करना है अपने को। या तो जैसे फिर मैं करौली जिला समाज का अध्यक्ष बना, पहले मेरे को कहा गया, तो यहाँ स्थिति ये थी कि होली दिवाली मिलन के नाम पर 30-40 लोग इकट्ठे होते थे, वो होम्योपैथिक कॉलेज में, और कागज की प्लेट में समोसे खा लेते थे, कोई कचौरी और एक मिठाई खिला के और चाय पीकर छुट्टी हो जाती थी। फिर मेरे को कहा, तब मैंने कहा भाई देखो मैं अभी नौकरी में हूँ, मैं अभी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। रिटायर होने के मैं बाद में बना तो कम से कम उसको 400 तक पहुंचा दिया, और साल में कम से कम 3 डिनर हम सबके या लंच करते थे। क्या बात है। क्या आप सर, इरादा था कि उसको एक भवन बनाएंगे करौली जिला समाज का, उसके लिए मैंने कुछ करा भी, लेकिन संस्थाओं में जैसी स्थिति होती है, कईयों को नागवार गुजर रहा था। जैसे मैं बड़े अरमान से महासभा की जिम्मेदारी संभाली थी, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। अच्छा, अभी आप अखिल भारतीय पल्लेबाजी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो संतुष्ट आप, मतलब मैं वो चीज चाहता था वो नहीं कर पाया जी, चाहे ये मान लो कि उसमें राजनीति बहुत ज्यादा है, जो भी है, या मेरी कमी रही, व्हाटएवर रही, पर जी, मैं इस टेन्योर से संतुष्ट नहीं। लेकिन पल्लीवाल शिक्षा समिति में आपके साथ जो मैं करवाया, वो मुझे बहुत संतुष्टि देता है। जी, और आप देख लो, हमने 3 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी कर दी समाज के सहयोग से। मैं भी इस सवाल पर भी आ रहा हूँ। आप कई सारे शिक्षण संस्थाओं जुड़े हुए हैं, और बच्चे लोग अभी जो हैं इस कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो आगे की अपनी जो, इनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, अच्छी संस्थाओं में जाना है, तो घर पर रहते हुए आप संक्षिप्त में बताएं कि वो कैसे, किस विजन से कैसे तैयारी करें तो अच्छी जगह वो जा पाए। देखिए महेश जी, आज के बच्चे वैसे अपने से ज्यादा होशियार है, आप सही, बिल्कुल सही राय नहीं है। अनुभव की कमी होती है उसमें, उसका कोई विकल्प भी नहीं होता। जी, तो ये चॉइस अपनी करते हैं कि मुझे ये करना है, जी, उसके लिए रास्ते भी जानते हैं और अपन भी गाइड कर सकते हैं। जैसे जी, मेरे ये ग्रैंड चिल्ड्रन, बड़ी वाली कह रही थी मुझे इंजीनियरिंग जाना है, मेहनत करके वेट्स में चली गई पिलानी में। छोटे वाले ट्विंस में वो एक लड़की करी है मुझे लॉ करना है 5 इयर्स, वो एमजीडी में 12th कर रही है। लड़का कह रहा है मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, वो विद्याश्रम में कंटिन्यू कर रहा है। अब इनको फैसिलिटेट करना, इनको प्रेरणा देना, जी, प्रेरणा देना, सही बात है। ये अपना काम है। और मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, इनको ये समझाया जा सकता है दिन दुनिया का कि भाई प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करेगा कोई मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग करनी है तो मेहनत कर, आईआईटी में जा, बिट्स में जा, एमएनआईटी में जा, कम से कम यहाँ तक तो कर। अदरवाइज तो इंजीनियरिंग में तो उसका एडमिशन हो रहा है जिसका बीएससी में दूर दूर तक एडमिशन की कोई हाँ, संभावना नहीं। अब तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस वो एक प्रेरणा इनको दिखाने की जरूरत है कि भाई कंपटीशन कितना ज्यादा है। मैंने कहा जी, हमारे टाइम पे तो कोई कंपटीशन नहीं था, अब तो बच्चों को इतना कंपटीशन, और खास तौर से बिजनेस वाले का बच्चे को तो एक दिखता है कि पीछे है कुछ, सही बात। और कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको ही बैठ जाऊंगा, बढ़ा लूंगा।
लेकिन नौकरी वालों के अगर बच्चे कुछ नहीं कर पाए तो उनको भी दिखता है कि हम क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, थैंक यू। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। अभी आप शामिल रहिए, सबसे एक बार लास्ट में इंट्रोगेट करेंगे। अगले जो हमारे स्टार हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन अलवर से, जो कि वो अपने को अनम्यूट कर लें, अगर मुझे वो सुन पा रहे हैं तो वो, और कैमरा उनका ऑन कर लें। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, आवाज आ रही है आपको? राजेंद्र जी, राजेंद्र जी अलवर से। हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है महेश जी? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है राजेंद्र जी। आपका कैमरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक शक्ल दिख रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाँ अलवर से हैं, बिलोंग करते हैं, और पैनल इंडस्ट्रीज में आपका बहुत बड़ा नाम पूरे पैन इंडिया में जाना जाता है। जितने भी बड़े बड़े सीमेंट प्लांट हैं, बड़े बड़े दूसरे और भी प्लांट हैं, वहां पर अगर कोई वेंडर पैनल के लिए होता है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, वो राजेंद्र जी की कंपनी का पैनल होता है। इतने बड़ा शख्सियत, इतने बड़े काम और डाउन टू अर्थ वाले राजेंद्र जी हमारे साथ में है। राजेंद्र जी, कैसे पैनल का काम करने का, इलेक्ट्रॉनिक काम का विचार आपके पास में आया और इतनी हाइट तक आप पहुंचे? क्या रीजन रहा, संक्षिप्त में जरा हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक पल्लीवाल पूरे समाज को अपने पिताजी की तरह एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। जो हमारे दीनदयाल जी साहब एक भावना रखते हैं कि मेरा पूरा समाज एक रहे, ऐसी भावना आपकी देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जी, और आपने सभी एक प्लेटफॉर्म पर सभी को लाके वापस पल्लीवाल समाज को एकजुट होने का प्रयास किया है। धन्यवाद सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय श्री दीनदयाल जी, हमेशा मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो पल्ली वालों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। अपना सर्वोच्च पूरा पूरा अपना जीवन उन्होंने पल्लीवाल समाज के उत्थान के लिए लगाया। जब से मैं देख रहा हूँ या जब से मैं उनसे संपर्क में आया हूँ, तब से मुझे लगा कि वास्तव में हमारे पल्लीवाल रतन हैं जो आज के श्री दीनदयाल जी जैन साहब हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनसे बात करता हूँ, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हम लाए क्या थे। मेरे से कभी पर्सनल बात होती है, बोलते हैं कि राजेंद्र जी हम लाए क्या थे। वास्तव में ही हम जीरो से स्टार्ट हुए हैं और हम जीरो पे ही हैं। ऐसे मानते हुए हमें पॉजिटिव रहना है और हमें अपना कार्य करना है। आप कैसे ये आप पैनल का काम, इतना व्यापार आपने फैलाया, उसका कैसे आपने, जब हमारी युवा पीढ़ी भी जाने इस चीज को, समझे, इस चीज को संक्षिप्त में जरा बेसिकली बताइए। क्या, देखिए, एक ये बिजनेस है और बिजनेस आदमी कई तरह के बिजनेस करता है। तो मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने ये सोच के कि मेरा कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ काम रहेगा, ऐसा करके मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। बेसिकली हमारा जो काम है कॉन्ट्रैक्ट का है, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं बेसिकली। जी पैनल मैन्युफैक्चरिंग का काम हमने बाद में स्टार्ट किया था। जी तो मैंने देखा कि हमेशा कंपनियों में जुड़े रहने से, हमेशा बिल्कुल सच्चाई के साथ रहने से काफी अच्छा मेरे को बेनिफिट्स मिले। कई कंपनियां तो मेरे को इसके लिए भी बोलती हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर लोग जो झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोल के बिजनेस करते हैं, ऐसा सुनने में आता था। लेकिन कभी कंपनी जब मेरे से टच आती थी, उनको लगता था कि वास्तव में ही कंट्रोल पैनल सिस्टम कुछ बोलता है, उसमें कुछ सच्चाई है, ऐसा कुछ मेरे को महसूस होने लगा। और उसके बिहाफ पे मेरे को काफी ऑर्डर्स मिले और मैंने काफी अच्छा बिजनेस किया। क्योंकि मुझे मालूम है आप और पूरे इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में पैनल आपके जाते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर हैं। और मैंने ये भी नोट किया है कि जब भी मैंने भी या किसी ने भी आपको पल्लीवाल जैन समाज के लोगों के लिए नौकरी के लिए बुलाया, कभी आपने मना नहीं किया। तो इतने बड़ी काम आप करते हैं। धर्म के क्षेत्र में आप पता नहीं कैसे आए आप? अभी अपने स्वद्रव्य से या भाई लोगों के साथ में अलवर में बहुत बड़े जिनालय का निर्माण आप कर रहे हैं, तो ये कैसे विचार आपके आया? और साधु संतों की सेवा भी आप, जैसे साध्वी जी हैं जो हमारे अलवर में हमारे पल्लीवाल समाज में बहुत रहती है, उनके साथ में आप रह करके कैसे ये विचार आया कि जिनालय का निर्माण करें, व्यवहार का काम करें? ये जरा हमारी नई पीढ़ी जो कि धर्म से दूर हो रही है, तो उसको भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, बिजनेस एक अपने उद्देश्यों से चलता है और एक सामाजिक क्रिया और एक धार्मिक क्रिया अपने उद्देश्यों से चलती है। बेसिकली मैं दोनों चीजों में इन्वॉल्व हूँ। प्रभु की कृपा से, गुरुदेवों की कृपा से मैंने ये सीखा है कि हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए।
यानी कि आपको जो पद मिला है उस पद के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए आपको क्या कार्य करना है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कामयाबी नजर आए। मैं भी वास्तव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं धार्मिक था या मेरे को बहुत कुछ ज्ञान था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो से था। अपने गुरुदेव कभी आए, अलवर आए, कभी उनसे टच में आया, उन्होंने कुछ ज्ञान दिए हमें, कुछ भक्ति, कुछ गुण सिखाए, उनको लेके हमने सबने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की और उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ उन्हीं का ही है, वो सब उनकी देख रेख से ही कार्य हो रहे हैं। और ऐसा मैं मानता हूँ कि देखिए, पल्लीवाल समाज हमारा एक छोटा समाज है और उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी बनी रहे, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, ऐसा कुछ बना रहे जिससे कि हम सब लोग आपस में जुड़े रहें। वैसे एक चीज मैं कहूंगा कि अनेकता में एकता वास्तव में पल्लीवाल समाज में है। पल्लीवाल समाज हमारा पूरा एकजुट मेरे को नजर आता है। मेरे दृष्टिकोण से क्या होता है कि हम कई जगह अलग अलग बटे हुए हैं, हमें लगता है कि मैं कुछ मानता हूँ, आप कुछ मानते हैं और कुछ मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक यूनिफॉर्मली देखोगे, वास्तव में पल्लीवाल समाज आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा। मैंने अक्सर देखा है लोग, अरे साहब वो तो उस गुरु को मानते हैं, वो तो उस सामना को मानते हैं, लेकिन वो सब मानते ही हैं। इतना सा है उनके मन में विचार कि वो सिर्फ मानते ही हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, जब उनके हृदय के आप पास पहुंचोगे, तो आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में पल्लीवाल समाज पूरा एक है। बिल्कुल सही और बात मैं है साहब। इसको इसको इसलिए भी मानता हूँ, मेरा अपना एक मानने का तरीका है कि देखिए, पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस इस ये लाइफ में सिर्फ वर्ड है। मतलब अभी हमने कह दिया कि अरे आप पॉजिटिव सोचा करिए, या आपको कोई दुख दर्द है, आपको कोई आर्थिक कमी है, आपको कोई कोविड हुआ है, कोई परेशानी है, तो ये मात्र इतना सा कहने से कि भाई पॉजिटिव रहिए, वो सब जरूरी नहीं है कि आप देखिए। सपोज मान लीजिए कि मैं बीमार हूं और मेरे पे संकट आया हुआ है, तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, ये मेरा इंटरनल रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊंगा कि मेरे को आर्थिक प्रॉब्लम है, मेरे को परेशानी है। कहने को तो आप भी कह देंगे महेश जी, राजेंद्र जी पॉजिटिव रहिए, लेकिन जब इंटरनली जब उसको प्रॉब्लम होती है, तब उसको कैसे पॉजिटिव रहना है। तो ये मेरा एक अपना मानना था। मेरे को जब लगता है कि मैं नेगेटिव होने जा रहा हूँ, तो मैं एक छोटा सा शब्द है जो उसको यूज करता हूँ, वो आप सबके लिए बता भी देता हूँ। तो ओम रीम सिद्ध चक्राय नमः। मैं जब भी नेगेटिव होता हूँ, मैं इस वर्ड को यूज करता हूँ। और नेगेटिव होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि हम किसी के कहने से या हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि हम एकदम पॉजिटिव हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नेगेटिव रहेंगे, मान लीजिए सपोज आपके पास में पैसा नहीं है, आपके लिए खर्चा नहीं है, आपकी पॉजिटिवनेस कुछ भी आके मोटिवेशन दे लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं हो पाएंगे। तब आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी। जब वो नेगेटिविटी क्रिएट होगी, उस समय मैंने माना है, मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है कि आप उस वर्ड को, उस भगवान के उस सूत्र को बोलिए, ओम रीम सिद्ध चक्राय नमः, तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप ही डाउन हो जाएगा। आप इंटरनली आप पॉजिटिव वे में आप उस चीज को देखने लगेंगे और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। कहने का तो मेरे तात्पर्य ये रहा कि अपने जहाँ पर भी हमको विश्वास करना है, उस विश्वास को पकड़ के हमको रखना है, और एंड ऑफ यस द टाइम, एंड ऑफ द डे, वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेकर के ही आता है। आता कह, है। कहा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे पायोनियर होते हैं, हमारे जो स्टार होते हैं, वो किसी चीज के लिए ना नहीं करते। हमने भी राजेंद्र जी को भी, या आरसी जैन साहब को भी, या दीनदयाल जी को भी, या किसी को भी अगर काम के लिए बोलते हैं, तो ये लोग कभी किसी के लिए ना नहीं करते। हाँ, करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, नहीं होता है वो एक अलग बात है, पर ना नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हमारे अगले आज के स्टार हैं डॉक्टर मनीष जैन। आइए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जय मनीष जी, जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जय जी। जिनेन्द्र। आज हमारे डॉक्टर साहब मेरे बड़े भ्राता हैं, मेरे मित्र हैं। आज मैं इनके साथ में खूब काम करता हूँ और इनके देखता हूँ, इनको इनके क्लिनिक पर। कभी कोई गरीब आदमी आता है जिसका पैसे देने के लिए नहीं है। आज कोविड टाइम पर भी अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है, तो पहले 1000 रुपए का पेटीएम मंगाता है, 500 रुपए का पेटीएम मंगाता है, उसके बाद में वो अपना प्रिस्क्रिप्शन उसको भेजता है। लेकिन मनीष जी ने कह रखा है, अभी यहाँ भी मैं सबको इस ओपन मंच पे बताता हूँ कि यदि किसी को भी पल्लीवाल समाज में किसी भी कोविड संबंधी अगर कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, कोई भी दवाई लेनी है, पूछताछ करनी है, तो बिना एनी चार्ज डॉक्टर मनीष जैन उपचार कर रहे हैं। और कोविड टाइम में जो काम कर रहे हैं,
वो काम के लिए मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं इनके पास एक बार बैठा था, गरीब गांव से लोग आए, पैसा नहीं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने पिछले अस्थमा का देखते थे 4 महीने तक उस बंदे को खुद की दवाइयाँ खुद का काम करके उन्होंने इलाज किया। और राजस्थान में पहली अगर वैक्सीन का अगर ट्रायल करा तो वो हमारे पल्लीवाल जैन समाज के ही रत्न मनीष जी हैं। कैसा लगता है मनीष जी आपको, सब ये कैसे आपको प्रेरणा आती है कि आप इस तरह की सेवा करें? जी बहुत बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे भ्राता हैं, भाई हैं, दोस्त भी हैं, और आपसे मिलके तो मुझे हमेशा अच्छा लगा है। और आदरणीय अंकल डीडी जैन सर अंकल से मिलके भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप आज अपने जो प्रोग्राम के बारे में बताया तो मैं इमीडिएट तैयार हो गया। इनफैक्ट मैं ये चाह ही रहा था कि किस तरह से अपने जैन समाज के लिए मैं कुछ मोटिवेशन का काम कर सकूँ या उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ काम कर सकूँ। तो बिल्कुल डियर महेश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोविड की बात करते हैं कि आज तक हमने देखा संसार में कितनी महामारियाँ फैली है, प्लेग, हैजा, और उसके अलावा स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, कितने फ्लूज फैले और लाखों लोग मरे उस टाइम पे। अब अंग्रेजों के ज़माने में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले पढ़ते हैं कि लाखों भारतीय मरते थे, हैजा फैल गया, प्लेग फैल गया, गाड़ी भर भर के लाशों को जला के ले जाते थे, बैलगाड़ी में लाद के ले जाते थे। तो खैर ऐसा तो आज नहीं लग रहा, लेकिन जो सेकेंड वेव कोरोना की हम देख रहे हैं कुछ कुछ कंडीशन उस तरफ ही जा रही है। हालांकि कभी टेक्निक काफ़ी एडवांस हो गई है और काफ़ी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा अवेलेबल है। पर पहली वेव जो पहली लहर आई थी कोरोना की, सेकंड वेव जो लहर आई है उसमें डिफरेंस ये आ गया कि पेशेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं। दूसरा पेशेंट का जो इन्फेक्शन रेट था वो तेजी से बढ़ा है। तीसरा जो उनको सिस्टम था लंग्स में जो इन्वॉल्वमेंट का, जो पहली वेव में बात करता हूँ अगर मैं देखता हूँ तो मैंने उस टाइम लंग्स में इन्फेक्शन 7वें 8वें 10वें दिन पहुंचता था, और अभी प्रॉब्लम ये आ रही कि 4थे 5वें दिन इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच जाता है, टाइम नहीं मिलता उनको हैंडल करने का। यंग लोग बहुत ज्यादा एक्सपायर हो रहे हैं, जवान लोग जो 20-20 साल के बच्चे बच्चियां एक्सपायर हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये बहुत बहुत डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आ गया है। इस कारण से जो लोड पड़ा एकदम से पेशेंट्स का, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई क्राइसिस पूरे इंडिया में हमने देखा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, साथ में जो अवेलेबल वैक्सीन जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए या जो भी बेसिक दवाइयां थी वो भी एकदम से कम हो गई। और सबसे दुख मुझे इस बात को हुआ कि इसको भी लोगों ने बुझाने की कोशिश की कि कालाबाजारी स्टार्ट कर दी। सबसे मतलब मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ बिल्कुल कि सही बात इंजेक्शन है। रेमडेसिविर कालाबाजारी चल रही है, बेड की कालाबाजारी चल रही है, ऑक्सीजन हाई सप्लाई रेट में मिल रहा है। तो इस चीज को तो हमको मतलब इस चीज को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कोरोना को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो पहला हम उसको एक तो कंट्रोल करने के लिए पहले उनको डायग्नोसिस करें उसके सिम्टम के बेस पे। दूसरा हम उसका वैक्सीनेशन पार्ट करें उसका। जैसा कि आपने मुझे बताया कि मैं वैक्सीनेशन ट्रायल मैंने किया, बिल्कुल मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान की पहली वैक्सीन ट्रायल मैंने की, कोवैक्सीन ट्रायल की। इसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जाइडस की पहली ट्रायल मैंने ही की राजस्थान में, बहुत और सुंदर। बायोलॉजिकल ई ट्रायल, स्पुतनिक ट्रायल। तो मैंने 4 वैक्सीन की ट्रायल मैंने राजस्थान में की है। तो ये सब हमारे पल्लीवाल गौरव की समाज आपके की ऐसी वास्ते। विभूतियां हैं जो किसी को पता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं बताना, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। और इसके अलावा काफी पहले की बात है, इंजेक्शन रेमडेसिविर की ट्रायल मैंने की, फेविपिराविर जो टैबलेट चल रही है इसकी ट्रायल मैंने की है। तो वाह। इसमें भी मेरा कहीं ना कहीं नाम है। तो मैं इस बात का बहुत अच्छा फील होता है कि मैं रिसर्च वर्क में भी काम कर रहा हूँ, एकेडमिकली भी काम कर रहा हूँ, साथ में पेशेंट को ट्रीट भी कर रहा हूँ। कि कई डॉक्टर्स होते हैं सिर्फ एकेडमिक काम करते हैं, वो सिर्फ प्रोफेसर ही हैं तो वो लेक्चर लेते रहेंगे, मतलब क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ होते हैं सिर्फ पेशेंट ही पेशेंट देखते हैं, बस क्लिनिकल पे आए, पेशेंट देखा, कुछ रिसर्च के काम करते हैं। लेकिन मैं इन तीनों को कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा हूँ। जैसे नीम से मैं प्रोफेसर भी हूँ, मैं तो वहाँ भी मैं टीचिंग कर लेता हूँ, मैं पेशेंट भी देख रहा हूँ, ऑनलाइन भी देख रहा हूँ, ऑफलाइन भी देख रहा हूँ मैं। और ये रिसर्च का वर्क भी चल रहा है मेरा। तो कोविड पेशेंट में काफी अभी बहुत ज्यादा ओपीडीज पेशेंट चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्क है इस टाइम पे। तो इसका वैक्सीनेशन पार्ट साथ में क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है इसका। बिल्कुल बचा भी तो पाया अगर इसका सर। प्रॉपर बचाव करते हैं तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। दूसरा अभी मैं ये और मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी सबको मैंने बोला होगा, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, हमें रिप्लाई कर दीजिए इस पे। तो लास्ट में मेरे से पूछे कितनी फीस है, मैंने कहा नो इशू, मेरा एक नो इशू, मेरे को कोई फीस नहीं चाहिए। मैं मतलब मेरा एक प्रेस्क्रिप्शन तो ऐसा है कि वो कहाँ कहाँ घूम के दिल्ली बॉम्बे भी घूम गया वो, तो वो मुझे देख वापस के आपके खुशी पास, भी होती। हाँ वापस वो आपके कहाँ पास कहाँ आ घूम जाता रहा है होगा। प्रेस्क्रिप्शन। तो इसमें जो क्या 2 पार्ट हैं कोविड के, बेसिकली 2 पार्ट है, शुरू के 5 दिन, बाद के 5 दिन। मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि शुरू में किसी को जुकाम खांसी हो रहा है, नाक बंद हो गई, जैसे सिर में दर्द स्टार्ट हो गया, तो उसको कोविड हो सकता है। गले में दर्द स्टार्ट हो गया, कोविड हो सकता है। तेज बुखार है, तो शुरू के 4 दिन तो जनरली ये सिम्टम रहते हैं। 5वें दिन से जनरली उसको खांसी या उसको सांस में लेने में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। ये रिस्की फैक्टर है, इसको हमको इसी को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो उससे न्यूमोनिया बढ़ जाएगा, फिर हम सीटी स्कैन कराएंगे तो जो उसका स्कोर बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए फिर आईसीयू की जरूरत पड़ती है हमको, जो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। तो मेरा भी जो मोटो है, जो मेरा ध्येय है, मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि 2 ही चीज है कि मैंने किसी का घर बिके ना और कोई मरे ना। ये क्या थ्योरी बात है। मैंने अपनाई है अभी। कि अब आज जानते हैं आप किसी 10 बीमार पड़ गए, ऐसे मेरे को बहुत से पेशेंट आ रहे हैं, 10 के 10 कोविड पॉजिटिव है। तो आप सोचिए अगर एवरेज निकाले 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लग गया इसके, अगर सब आईसीयू पहुंचते हैं तो। पहली बात तो इतना पैसे का अरेंजमेंट, सेकंड बात है कि इतने बेड ही नहीं है, बेड तो ऑक्सीजन नहीं है,
ऑक्सीजन तो वेंटिलेटर नहीं है, मतलब इशू ये आ रहे हैं। तो क्यों ना हम कोशिश करें, डॉक्टर कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि उसका डायग्नोसिस इमीडिएट कर ले कि यहाँ पे इसको जरूरत है स्टीरॉइड देने की, यहाँ पे इसको ये दवा देने की जरूरत है, उसको तुरंत वो दवा दी जाए जिससे उसका आईसीयू बच जाए और वो इमीडिएट ठीक हो जाए कि शुरू के 10 दिन हम ढंग से निकल गए पेशेंट के, पेशेंट सेव है। मैं एक बात और यहाँ सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे कुछ मित्र डॉक्टर मनीष जी के साथ में एक जो पेशेंट जिनको अभी हॉस्पिटल जिनको नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्याऊ के नाम से करने जा रहे हैं। 4-5 दिन में हम लोग चालू करेंगे। 5-7 ऑल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लोग परचेज कर रहे हैं और डॉक्टर मनीष की देख रेख में वो सारा वहाँ पर वो पेशेंट 12 से 15 घंटे तक, जब तक उनको बेड नहीं मिले कहीं पर, वहाँ पर वो रह सकते हैं। तो ऐसा अभी डॉक्टर मनीष के साथ। डॉक्टर मनीष साहब, मनीष जी, आपका एक सपना आपने मुझे बताया था, उसके बारे में बताइए, क्या आपका ये सपना? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरे 2 सपने हैं ना, एक सपना तो मेरा पूरा हो गया। पहला सपना बचपन से था, मुझे डॉक्टर बनना है, वो बन गया। मैं बचपन से ये सोचता डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। फिर दूसरा मैंने मेरा कोई सेटअप खोलना है, वो भी चल रहा है मेरा, अच्छा चल रहा है बिल्कुल। थर्ड मेरा जो सपना है वो है कि मेरे को एक्सक्लूसिव आईसीयू, जनता आईसीयू, अफोर्डेबल प्राइस पे, ओहो, जहाँ पे मल्टी ऑर्गन फेलियर का ट्रीटमेंट हो, जहाँ पे ऐसे पेशेंट जो भटक रहे हैं आज, उनको एक्चुअल में, जैसे कि आज कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता तो उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन होती नहीं अंदर चल क्या रहा है। मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो यार उसको एटलीस्ट ये पता तो लगे, ट्रांसपेरेंसी हो। वो दूसरा अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल कितना हो। टाइम। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आज ऐसा कुछ आईसीयू अपन ओपन करें, सिर्फ आईसीयू की फैसिलिटीज हो। ओपीडी तो हर कोई चला रहा है, जहाँ पे 110 बेड का आईसीयू, मेरा जो सपना है कि वो एक्सक्लूसिव आईसीयू हो, वहाँ पे वो पेशेंट, कोई सा भी पेशेंट हो जिसका रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि लंग्स है, सांस है तो जान है, हम सब जानते हैं। तो कोई भी बीमारी में सबसे ज्यादा अटैक कहाँ होता है? फेफड़ों पे होता है। फेफड़े नहीं तो कुछ भी नहीं है, कि सांस के नाम एक पल भी नहीं जी सकते। तो हम क्यों ना ऐसा आईसीयू डेवलप करें जिसमें कि पेशेंट को वेंटिलेटर प्रॉपर मिले, प्रॉपर केयर हो, और वहां से वो ठीक होके जाए, वो ठीक होके जाए तो वहाँ पे। मैं आज सबके सामने सार्वजनिक मंच पे ये अपील करता हूँ कि हमारे जैसे शिक्षा समिति का काम चल रहा है, आदरणीय जैन साहब और सभी लोग सुन रहे हैं, तो ऐसे ही है कि आईसीयू का काम भी अभी जैसा ही अनुकूलता बनती है सबकी, ये काम चालू करेंगे। प्लाज्मा डोनेशन का काम भी हम अभी डॉक्टर मनीष जैन के साथ में चालू कर रखे हैं। ऐसे मनीष जी के साथ में जो सपना है मनीष जी का, जो मनीष जी जिस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। अगले जो हमारे स्टार आते हैं, एक छोटा सा मैं शेयर कर जी दूं, जी छोटी सी जी बात जी, है। अवश्य 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 अवश्य। मेरे दादाजी दोनों को ब्रोंकियल अस्थमा था, अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मेरे को अच्छे से याद है, उस टाइम में मैं छोटा था, तो दादी जी मेरी 10 कदम चलती थी, 10 मिनट बैठती थी, फिर 20 कदम चलती थी, 20 मिनट बैठती थी। दादाजी तो बहुत पहले मैं खो चुका था, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो दादी जी के टाइम में बड़ा हो गया था, मैं मेडिकल में नहीं आया था। आप तो कहाँ मैंने से उस टाइम बिलोंग सोचा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सबको बताइए, कहाँ का पैतृक गांव कौन सा है बेसिकली आपका? तो अब तो जयपुर के अलवर से बिलोंग करते हैं, लेकिन दादाजी तो लाहौर से आए थे, हमारे ट्रांस लाहौर से आए माइग्रेट हो थे। गए। पाकिस्तान जब बन रहा था तो लाहौर से आके और फिर पालम में आए थे, और फिर जी अलवर बेस्ड है, लावड़ा बेस्ड है बेसिकली। जी जी जी। तो मेरे को, तो मैंने तब कसम खाई थी मैं अस्थमा स्पेशलिस्ट बनूंगा और सब लोगों को सांस दूंगा मैं। जी जी, और अस्थमा स्पेशलिस्ट आप बन गए हैं। बन जी हाँ। आपका ये सपने, सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं, और ये जो आईसीयू का सपना जो आप देख रहे हैं ये भी जल्दी ऐसा पूरा बस होगा। आपका मैं सबका साथ है। सबका साथ है। अगले स्टार है हमारे इंदौर से श्रीमान राजीव रतन जी जैन। वो अपने को अनम्यूट करें, राजीव रतन जी, और कैमरा। राजीव जी, राजीव जी, राजीव रतन जी अनम्यूट करें अपने को, राजीव रतन जी। राजीव जी फोन लगाओ, राजीव जी को। राजीव जी, चलिए राजीव जी से मिलके हैं। डॉक्टर हमारे साथ में अभी मनोज जी भी हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र, प्रणाम साहब। देखो बड़ी हंसमुख मुस्कान के साथ में मनोज जी हमारे साथ में हैं। आप कृषि की बारीकियां सभी को सिखाते रहते हैं खूबसूरत तरीके से, और कृषि की बारीकी सिखाते सिखाते आप धर्म के क्षेत्र में भी आ गए। आप श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल महासंघ के महामंत्री हैं। आपसे 2 चीज हाँ पूछनी महेश है। जी। राजीव जी आ गए, तो जी राजीव महेश जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, मनोज जी आपसे थोड़ा हाँ, राजीव जी को ले लेते हैं ठीक पहले। है, हाँ, बिल्कुल। राजीव जी कहाँ चले गए थे आप? प्रणाम। अरे नहीं, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था जी सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब राजीव जी हैं इंदौर से, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं,
कई सारी चीज़ों के सामाजिक संस्थाओं से आप इंदौर में और भी कई जगह जुड़े हुए हैं, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ इंडिया के बेस्ट डीलर है। मैं इनके लिए लिखा था कि बेस्ट डीलर सेल के, लेके समाज के लिए करते हैं बेस्ट डील। कहाँ से समाज सेवा के बारे में आपको ये सब भावनाएं जागृत हुई? राजीव जी जरा बताइए विस्तार से। सभी को सबसे पहले सादर जय जैन। भाई जी, मैं बताऊं कि मेरे को ये प्रेरणा मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री भोलानाथ जी जैन से मिली। 1969 में जब अपनी पल्लीवाल जैन महासभा बनी थी, मेरे पिताश्री जब से ही महासभा से जुड़े हुए थे, और सन 2001 जब उनकी डेथ हुई थी, वो जब तक महासभा से जुड़े रहे, और महासभा के कार्यकर्ता के रूप में तो रहे ही, साथ में समय समय पर जब जब जैसी सेवाएं मिली, उन्होंने बिल्कुल सबसे पहला ग्वालियर में सामूहिक विवाह सम्मेलन पल्लीवाल जैन समाज का ग्वालियर में ही हुआ था। क्या बात है। मूल रूप से हम लोग आगरे के रहने वाले हैं, और 1964 में पिताश्री ग्वालियर आ गए थे, और ग्वालियर में ही पिताजी रह रहे थे। तो जब समाज का संगठन हुआ और जब अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा का प्रथम सामूहिक सम्मेलन हुआ, तो वो ग्वालियर से हुआ, और बचपन से भी ये सब लगाव पिताजी का समाज के प्रति मैं देखता था, समाज के लोगों के साथ समर्पण देखता था, और उनको काफी अच्छा लगता था कि समाज के किसी भी व्यक्ति की सहायता करना, किसी भी व्यक्ति का सहयोग करना। और पहले ये चलन बहुत था कि किसी का सगाई कराना, किसी का संबंध कराना, तो ये सब उत्साह देख के मेरे मन में आता था कि अपन भी, क्योंकि जब तक वो है तब तक तो कोई अवसर नहीं मिलता था, लेकिन उनके बाद फिर जब मुझे अवसर मिला तो मैंने समाज से जुड़कर ये कार्य समाज की सेवा करने का मन में प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया। आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बेस्ट डीलर का अवार्ड आपने कई बार जीता है, वो संक्षेप में बताइए, वो कैसे मतलब क्या काम होता है जब हमें बेस्ट डीलर, हमें बेस्ट व्यापारी पुरस्कार मिलता है कि नई जनरेशन में जो व्यापार करना चाहती है उसको प्रेरणा मिलेगी? संक्षेप में कि क्या क्या चीज होती है वो, मतलब ईमानदारी, लगन, या उसके अलावा भी कुछ और चीज होती है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, और इसको शॉर्ट में सेल कहते हैं, SAIL। 2007 में जब रामविलास पासवान जी इस्पात मंत्री थे, तब उन्होंने स्टील अथॉरिटी की डीलर्स योजना निकाली थी। उससे पहले जब हम स्टील अथॉरिटी से काम करते थे, शुरुआत से ही करते हैं, मतलब पिताजी करते थे, तो उस समय डीलर सिस्टम नहीं था। 2007 में जब डीलर सिस्टम बना तो हमने डीलर का फार्म भरा, और फार्म मेरे जो ब्रांच मैनेजर थे ग्वालियर के, स्क्रीन की फोटो उन्होंने मेरे को जिद करके फार्म भरवाया था, क्योंकि पहले भी 2-3 बार जब डीलरशिप का फार्म निकला था की फोटो तो 10,000 रुपए का फार्म आता था और डीलरशिप सिलेक्ट नहीं होती थी। बट उस समय ब्रांच मैनेजर ने कहा नहीं, आप भरो, आपका अब इस बार फाइनल होगा। और सेल का सरिया, मतलब जो डीलरशिप का काम मिला वो सेल के सरिये के लिए मिला, और बाहर के सरिये से सेल का सरिया लगभग 4 से लेके 8 रुपए किलो का रेट का अंतर होता था। महंगा होता होगा ये। लेकिन मेरे को ये प्रेरणा हमारे ब्रांच मैनेजर ने दी कि आप अगर लेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे कि सेल के सरिये में और बाहर के सरिये में क्या अंतर है, तो आपका निश्चित रूप से ये सरिया चलेगा। और उनकी इस प्रेरणा से, मेरी लगन से, कहने का तात्पर्य कि आपको खरीदार को बताना पड़ेगा कि अगर बाहर का सरिया लगा रहे हैं तो 10 किलो लगेगा, लेकिन आप शेर का सरिया लगाएंगे तो 7 किलो में ही आपका काम हो जाएगा, तो इनफैक्ट सस्ता पड़ेगा ऐसे। तो बिल्कुल 7 किलो भी लगेगा। दूसरा, मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण बताऊं, जो सेल के कई बार एडवर्टाइजमेंट में आता है। जब कच्छ में भूकंप आया था तो कच्छ बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन जहां जहां सेल का सरिया लगा था वो बिल्डिंग गिरी नहीं थी, झूल रही थी। उसकी टॉलरेंस पावर जो थी, वो टॉलरेंस पावर के कारण बिल्डिंग के नीचे व्यक्ति कोई मरा नहीं, वो झूलती रही। तो ये जो चीजें हैं जनरली कोई जानता नहीं है, तो ये सीखने की चीजें हैं कि व्यापार को अपन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये चीज समझने की चीजें हैं। बिल्कुल कि जब हम काम में विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। यदि हम महंगा बेच रहे हैं तो महंगे चीज की आपको विशेषता बतानी पड़ेगी। और सही, वो मेहनत करके मैंने सभी जगह, मतलब उस माल की जब सप्लाई चालू करी, तो जब सर्वाधिक मैंने मटेरियल बेचा सेल का, तो सेल ने मेरे को पूरे वेस्टर्न रीजन में बेस्ट डीलर का अवार्ड से सम्मानित किया। और मेरे को जब पहली बार अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि हाँ, आज मेरी मेहनत सफल हुई। क्या बात है। अब बेस्ट डील आप समाज को, आप सब पल्लीवाल महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अध्यक्ष साहब भी यहाँ आपके मौजूद है। महासंघ की क्या, महासभा की क्या क्या
योजनाएं अभी संचालित है, संक्षिप्त में आधे मिनट में आप जरा उसको और कोरोना टाइम पे आप क्या करना चाह रहे हैं? वर्तमान में पिछले 1 साल से मतलब बड़ी मुश्किल से हमने 23 फरवरी को जब पूना में मीटिंग करी थी, उसके बाद कुछ योजनाएं लेके मैं वहां से चला था, जिसमें जहां हमारी शाखा के सदस्य रह रहे हैं उनका संगठन बनाना, जैसे अहमदाबाद में है, जैसे अपने गाजियाबाद के फरीदाबाद में है, तो यहाँ पर समाज के सदस्य रह तो रहे हैं बट संगठन नहीं है। मैंने फोटो अपने लेना, कार्यकाल में भाई साहब के इसकी साथ फोटो ले मिलकर लेना। 3-4 जगह शाखाएं निर्मित की हैं। भाई साहब ने करौली बनाई, रावत भाटा बनी है, तो 3-4 जगह शाखाएं बनी हैं। और हमारी योजना जो है जहां पर शाखा के सदस्य रह रहे हैं उनको भी संगठित करके और आपस में कार्यक्रम चालू करें। विधवा सहायता चल रही है जी, 1.5 साल से अभी भले ही हम कार्य नहीं कर पा रहे, जो लक्ष्य लेके चले थे वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार समाज के शाखा अध्यक्ष मंत्रियों से संपर्क बनाए रखता हूं। अभी अलवर शाखा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कोवैक्सीन लगवा रही है, उन्होंने एक अच्छे प्रारंभ किया, अच्छी शुरुआत करी है पल्लीवाल भवन में वैक्सीन लगवाने का काम। ऐसे ही अभी आगरा भी मेरी बात हुई थी, आगरा शाखा में वो समाज के सदस्यों को जो कोरोना काल में परेशान हुए हैं, जिनकी आर्थिक रूप से परेशानी है, उनको किट बांटने का कार्यक्रम चालू कर रखा है। इसी तरीके से मुरैना शाखा ने भी कोवैक्सीन लगवाने का और प्लस साथ में उन्होंने एक कार्यक्रम जो बहुत अच्छा किया है, वहां पर जैन मंदिर में काफी अच्छी जगह है, काफी बड़ी जगह है, तो उन्होंने वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, किसी भी मरीज को क्वारंटाइन के लिए वहां पर बनाया हुआ है। और साथ में यदि कोई घर पे क्वारंटाइन होता है और उसको खाने की दिक्कत है तो बराबर उसको टिफिन पहुंचवा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से ऐसे सभी शाखाएं, शाखाओं से ऐसे सभी शाखाओं को प्रेरित करें कि वो भी ऐसा, क्योंकि हर जगह उनके पास मंदिर में या कहीं धर्मशाला में जगह है तो क्वारंटाइन सेंटर बने और उनके खाने तक की व्यवस्था बने, तो ऐसा काम बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रतन जी, समय का थोड़ा अभाव है, अगले आप ये सब अभी सभी नहीं, अभी मिलेंगे वापस, एक बार सबसे वापस मिलेंगे। मनोज जी नमस्कार जी। श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल महासंघ के आप राष्ट्रीय महामंत्री। जय जिनेंद्र, कैसे हैं? कृषि की बारीकियां सिखाते सिखाते धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ गए, कैसे? जी, यूँ तो बचपन से ही गांव में हमारे साधु संत आते थे, चतुर्मास थे, मंदिर थे, टच में थे। लेकिन वही जैसे कॉलेज पीरियड में आए तो थोड़ा धर्म से थोड़ा कट गए, साधु संतों से कट गए थे, हॉस्टल्स वगैरह में रहते थे। लेकिन 2011 में डॉक्टर प्रियदर्शना सुदर्शना श्री महाराज का जब अलवर आगमन हुआ तो वो ऐसा संयोग मिला कि वो चतुर्मास उनका काला कुआं पे ही निश्चित हुआ और हम लोग काला कुएं पे रहते हैं। बस वहाँ से फिर जुड़ा और उसके बाद सीधा दोबारा धर्म से जुड़ने का अवसर मिला और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। अभी आप प्रखर वक्ता है, बोलने जब मन संचालन करते हैं तो आपकी अदाई निराली होती है, आपका मन संचालन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ये मैं कभी आपको बताऊंगा कि युवा लोग भी आपसे सीखे कि मन संचालन कैसे किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल महासंघ समाज के लिए, जैसे भी राजीव रतन जी ने बताया आप महासभा के बारे में, महासंघ क्या क्या कार्य कर रहा है, थोड़ा सा उसका वर्णन करने की कृपा करें। भाई जी, जो श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल महासंघ है, इसके पास पैसा भी सीमित है और संसाधन भी सीमित हैं। लेकिन हम लोग सीमित संसाधन और सीमित जो हमारे संसाधन उनका श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए जो हम सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारी जितनी भी विधवा बहनें हैं जिनके प्रार्थना पत्र हमारे पास आए, हमने स्वीकृत किए, हम उनको बराबर सहायता पहुंचा रहे हैं इस कोरोना काल में। पहला काम ये हम सबसे वरीयता से इस समय कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस किसी भाई को कहीं पे रोजगार की दिक्कत आ रही है, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ रही है, तो उनको भी हम करीबन 50,000 का लोन दे रहे हैं और वो भी बिना ब्याज दे रहे हैं। ये इन दो चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो हमारी कुछ शाखाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जैसे गंगापुर की हमारी शाखा बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने प्रत्येक जो भी निर्धन व्यक्ति थे उनको किट वगैरह दिए और हर क्षेत्र में वो प्याऊ भी लगाते हैं, रेलवे पे प्याऊ लगाते हैं, वो काम कर रहे हैं, इस तरह का उनका काम कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हमारा जो महासंघ है वो विधवा पेंशन को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इसलिए उनको आर्थिक मजबूती इस कोरोना काल में मिले, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले दीनदयाल जी ने बताया था आदरणीय पिताश्री ने कि
ऐसे काम करें कि उनको पता नहीं, उनका स्वरोजगार बढ़े। ऐसे कुछ बिल्कुल। काम भी शायद महासंघ कर रहा है, जो मुझे मालूम चला जी। है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अभी चतुर्मास कराने का मन भी है अलवर में शायद आपका? जी साधु इसलिए का चतुर्मास भी अलवर करा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो फिक्स नहीं हुआ है कि चतुर्मास कहाँ पे होगा। प्रोबेबिलिटी है कि महुआ वगैरह या इंडोन साइड में कहीं चतुर्मास होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद मनोज जी। तो बहुत बहुत आज हम धन्यवाद यहाँ आपका पर, भी। आज हम सब यहाँ पर मिले। मैं एक बार सबसे पुनः बारी बारी से, आज इस कोरोना काल में क्या चीज, क्या संदेश, ये 6 के 6 हमारे जो स्टार है, हमारे पल्लेवाल स्टार में, क्या सबसे पहले दीनदयाल जी से वापस चालू करना चाहता हूँ कि अपने 4 लाइन के माध्यम से, दीनदयाल जी सुन रहे हैं, वो 4 लाइन के माध्यम से कि वो क्या पल्लेवाल समाज को क्या संदेश अपना देना चाहते हैं, वो अपना संदेश यहाँ पर हमारे सामने रखें। दीनदयाल जी साहब। हेलो, हाँ सर मैं 4 लाइन से ही कहूंगा, 8 लाइन कहूंगा बस। जी। दृष्टिकोण बदलकर जीवन बदलो, चमकता सूरज नजर आएगा, और साथ इच्छा शक्ति से हर राह निकलती है, अच्छा कर्म करने का मन बहेगा, सकारात्मक सोच, संकल्प और खुली चर्चा से हम कामयाब होंगे। ये वो वक्त गुजरा है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सकारात्मक सोच रखे। दूसरी 4 लाइन और सुना देता हूँ। जी। अंत में प्रभु से, गौ माता से विनती करता हूँ कि अब मुझे चेहरों पर नए सूर्य की लाली चाहिए। क्या बात है। यह अजीब जीवन ढांचा बन गया है, इसमें अब खुशबू भरे फूलों की डाली चाहिए। सब दुख दूर उतारे, कोई रोगी ना रहे, सब निरोगी रहे, ऐसे अमृत की प्याली चाहिए। अरे अंत में मेरे जीवन की यही इच्छा है, तुम सबकी और समस्त परिवार समाज की खुशहाली चाहिए, खुशहाली चाहिए। क्या बात है, पूरे समस्त पल्लेवाल समाज की खुशहाली चाहिए। आदरणीय दीनदयाल जी ने अपना यहाँ पर समाज को संदेश दिया। आदरणीय आरसी जैन साहब, आदरणीय जैन साहब। महेश जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस लोग ज्यादातर अपनी मौत से डरे हुए हैं, जबकि मौत से डरना नहीं चाहिए। अपने तो जैन धर्म के हिसाब से जन्म का तो उत्सव होता है, मृत्यु का महोत्सव होता है। सही बात है। मृत्यु आनी है, निश्चित है, लेकिन बीमारी से जरूर डरें, अपना मास्क का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोते रहें, और जो सावधानियां डॉक्टर्स बता रहे हैं वो लेते रहें। अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो अननेसेसरी घर से बाहर भी नहीं निकले। थैंक यू। राजेंद्र जी जैन साहब अलवर से, आदरणीय राजेंद्र जी साहब, आपका क्या समाज को संदेश है आज के कार्यक्रम के माध्यम से? हाँ, मेरा संदेश महेश जी यही रहेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ही है। हम नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन एक चीज को रखना है, प्रभु का स्मरण, प्रभु का स्मरण करना है, तो वास्तव में ही आप 100% पॉजिटिव बन जाएंगे। तो आप जो एक चीज मैंने बोला था वो अभी बोल रहा हूँ समाज के लिए, सभी के लिए, ओम ह्रीम सिद्ध चक्राय नमः। ये हमेशा आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, और इसका आप स्मरण करिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। धन्यवाद। और ऐसे गुरुदेव लोग डॉक्टर मनीष जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब। बिल्कुल, डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की बात भाषा ही करूंगा। मैं पल्लीवाल जैन समाज को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि घर में 4 चीजें आपको जज करनी है फिट रहने के लिए। पहला है बॉडी मास इंडेक्स, अपना हाइट लिख लीजिए, अपना वजन लिख लीजिए, और गूगल पे जाके बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपका 25 से ज्यादा आ रहा है तो फिट नहीं है। आपको फिट रहना मीन्स अपना वजन कम करना है, जिनका वजन ज्यादा है। सेकंड, हमको शुगर टेस्ट कराते रहना है हर 2 महीने में, 3 महीने में, और जो शुगर के पेशेंट है उनको हर वीक में या 3 दिन में, जैसे डॉक्टर कहता है। तीसरा, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहे अपना। चौथा है अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहे, क्योंकि पहले जो पल्स ऑक्सीमीटर था हर जगह अवेलेबल नहीं होता था, पर आज वो घर घर में पहुंच चुका है, जैसे घर घर में ब्लड प्रेशर की मशीन है। तो ये 4 चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, अपना शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल और ऑक्सीजन लेवल, तो हम फिट रहेंगे। क्योंकि मेरा जो सपना है कि पूरा पल्लीवाल जैन समाज का पूरा समाज ही स्वस्थ रहे, क्योंकि हमको मौत से डर नहीं है, लेकिन हमको अकाल मौत से डर है, हमको बेमौत से डर है। धन्यवाद मनीष जी। मरना सर, हमको मौत से डर नहीं है, सेफ्टी रखें, सारे चीजें आप नापते रहे, और कोई भी काम हो तो मैं डॉक्टर मनीष जैन का नंबर भी सबको शेयर कर दूंगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, एनी टाइम, माय प्लेजर। राजीव रतन जी। सर, मैं सभी को ये निवेदन करना चाहूंगा
जो पीछे भी हमारे भाई साहब ने और बाबूजी ने भी कहा कि जो मुख्य रूप से हम लोग डर रहे हैं, डर किसी भी तरीके का ना हो। हम अपने जीवन में जब से बचपन से और आज तक बड़े हुए, काफी चीजें जीवन में ऐसी आई हैं जिससे हमें डर लगा है, लेकिन हमने जब साहस किया तो हम उन पर विजय प्राप्त करते हुए आए हैं। और साथ में हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म हमको ये सिखाता है कि हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो ईश्वर चाहता है, और हम करें वो जो ईश्वर चाहता है तो होगा वो जो हम चाहते हैं। क्या बात इसी है। के साथ मैं सभी से कहूंगा, धर्म से सब डॉ- जुड़े रहे। डॉक्टर मनोज जी। महेश जी, मेरा तो इतना ही कहना है, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा है, क्या वही बात है। सबसे बड़ा है। यही मेरा मुसीबत संदेश में है। साथ खड़े रहिए, सबको एक दूसरे के बाहें पकड़ करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बिल्कुल। समाज। और सबसे कोरोना में अभी लग रहा है जो सब दिखने में आ रही है, हमारे समाज में नहीं है, पर कतिपय समाज में जब कोई बीमार होता है तो उसको लोग छोड़ जाते हैं। आदमी कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन अकेलेपन से वो जरूर हॉपलेस होता है, उसे जरूर वो मर जाता है। तो अगर किसी की बीमारी भी होती है तो उसको साथ नहीं छोड़ना, उसको परिवार के साथ बना कर रखना है, संबल बना कर रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज आप सब मेरे बुलावे पर यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं आज ये प्रथम मेरी कोशिश थी, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं हर रविवार को ऐसा एक टॉक शो में करूंगा जिसमें हमारे पल्लीवाल समाज के जितने भी 5-6 सितारे मैं लूंगा वहां से, और सबसे चर्चा करूंगा, जिसके माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से हमारे समाज को भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आज मेरे बोलने में, चालने में, मेरी किसी से वाणी में किसी को भी अगर कोई तकलीफ हुई हो तो मैं मिच्छा भी तो उत्तम क्षमा चाहता हूँ, और अगले रविवार को पुनः मिलेंगे इसी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। जय जिन। सभी को